और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात 24 के चुनौती की। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को के मतदान की सभी तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार बीते शाम समाप्त हो गया था। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कमर कस चुका है। हमारे पास देश के कोने कोने से दृश्य आ रहे हैं जिसमें पहले चरण के चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो रही हैं और उसकी तैयारियां जोरों पर है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को उनका जो मतदान की सामग्री है वो दी जा रही है और उसके साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार जा रही हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश भर से। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ऋषि तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, रमा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, चंद्रशेखर उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और ये जो पहले चरण का चुनाव है वो बेहद खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि 2024 के चुनौती की जब हम बात करते हैं और 102 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं तो सबसे पहली बात कि जो पहला चरण है वो सबसे बड़ा है, यानी कि सीटों की संख्या के लिहाज से 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये सबसे बड़ा चरण है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक बड़े लिहाज से ट्रेंड सेट करेगा बाकी के चुनाव के लिए, क्योंकि जो पहला चरण है उसमें जिस तरह से मतदान होता है, जिस तरह से जनता का मूड दिखाई देता है, वो आगे के लिए चुनाव का ट्रेंड सेट करता है। तो इसलिए पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दिग्गज हैं वो तैयार हैं। जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने पूरा दमखम झोंका अपना पहले चरण के लिए। और पहले चरण के लिए जो तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही हैं वो तो की ही जा रही हैं, जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो भी तैयार हैं। तो ये निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो मैप है इसके जरिए कि किस राज्य में कहां पर चुनाव हो रहा है। और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आम चुनाव 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है उसमें 21 राज्य हैं, 102 सीटें हैं। राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर और असम में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में 3 सीटें, महाराष्ट्र में 5 सीटें, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर चुनाव हो रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, बिहार की 4 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट पर, लक्षद्वीप की 1 सीट, मणिपुर की 2 सीटें, सभी दोनों सीटों पर, और मेघालय की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही साथ मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट और पुडुचेरी की 1 सीट। ये आप एक एक सीट देख रहे हैं। तो चुनाव के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से तो 1 सीट है, मगर इनका राजनीतिक जो असर है वो बहुत ज्यादा है। सिक्किम में फिर नॉर्थ ईस्ट की बात ही कर रहे हैं, सिक्किम में 1 सीट, एकमात्र सीट, और उसके अलावा त्रिपुरा की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो एक राजनीतिक ट्रेंड सेट करने के लिए ये एक एक सीट जो है वो भी बहुत काफी है और इनका बड़ा असर है चुनावों में। इसके अलावा हम जिस तरह से बता रहे हैं कि 21 राज्य हैं, 102 सीटें हैं, और इसमें यह भी समझने की जरूरत है कि जो तमिलनाडु जैसा राज्य है जहां पर 39 सीटें हैं, वहां सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो साउथ के एक सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में 39 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 सीटें हैं, वहां के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यह भी नए ट्रेंड सेट करेगा। तो यह समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये जो पूरा ट्रेंड है ये सेट होगा। जैसा कि मैंने कहा कि 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा चरण है, पहला चरण है,
और इसके साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी ये एक किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, खासतौर पर बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन है, जो विपक्षी गठबंधन है, उनके जो तमाम दल हैं, कांग्रेस समेत जो तमाम दल हैं, उनके लिए भी, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं जहां पर भले ही कम सीटों पर हो रहा है, मसलन उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर केवल चुनाव हो रहा है, बावजूद उसके ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो एक ट्रेंड सेटर है, किस तरह से पहला जो चरण का चुनाव है वहां पर किस तरह से वोटिंग हो रही है, किन मुद्दों को लेकर के जनता निकल कर आई है, उसने वोट दिया है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। और जो पहले चरण में जिस तरह से मतदान होगा वो कहीं ना कहीं आगे 6 चरणों के लिए एक बड़ा ट्रेंड सेटर साबित होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पहले चरण का चुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनसे बात करेंगे। मैं देख सकता हूं अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनुज यादव के पास ही सीधे चलते हैं और अनुज से समझने की कोशिश करेंगे। अनुज, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, पहले चरण की 8 सीटें कितनी महत्वपूर्ण, क्या तैयारियां, राजनीतिक दलों की तैयारियां भी बताइएगा अनुज। देखिए निखिल, बिल्कुल 8 सीटों पर ये मतदान होगा पहले चरण में उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर ये पश्चिमी यूपी की हम खासतौर से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर बड़े चेहरे की बात करें तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। लेकिन मैं अगर पूरे इलाके की बात करूँ, सहारनपुर सीट की बात करूँ, कड़ा मुकाबला इस बार वहां पर होने जा रहा है। और जो एक नए समीकरण इस बार यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर बदले हैं वो ये हैं कि पिछली बार जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस चुनाव में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को उम्मीद है कि इस बार 8 में से ज्यादा सीटें जीती जाएं। पिछले 2019 के चुनाव की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 3 सीट मिली थी और 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये चुनाव इस बार ना सिर्फ दिलचस्प होगा बल्कि कांटे का होगा। दूसरी जो आपने बात करी, बिल्कुल निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। जैसे आपने भी कहा कि 80 में से सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। जो लोकसभा का एक भौगोलिक इलाका है वो काफी बड़ा इलाका है। अगर मैं एक सीट की बात करूं तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 8 लाख मतदाता आते हैं। कुल मिला के इन 8 सीटों पर 1 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं जो अपने 8 सांसदों को चुनकर लोकसभा भेजेंगे। निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए लगातार निकल रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। निखिल, निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके, इसकी तो तैयारियां हो ही रही है। साथ ही साथ जो तैयारियां राजनीतिक दलों की वो भी हो रही है। शिशिर के पास चलेंगे मुंबई में। शिशिर, सीटों के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रेंड सेट करने का काम जरूर करेगा राजनीतिक दलों की तैयारियां, चुनाव आयोग की तैयारियां। शिशिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शिशिर हमें नहीं सुन पा रहे हैं। उत्तराखंड चलेंगे जहां चंद्रशेखर हमारे साथ में है। की बात करें तो चंद्रशेखर के पास चलेंगे। कुछ शिशिर की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अच्छा, शिशिर, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पहला चरण है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, किन सीटों पर चुनाव हो रहा है और क्या कुछ तैयारियां राजनीतिक दलों की है। बिल्कुल, इस वक्त देखिए निखिल, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 5 सीटों पर, जो कि पूर्व विदर्भ का इलाका है, तो पूर्व विदर्भ के इलाके के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव डाले जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जो है वो चंद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दिग्गज नेताओं का अगर जिक्र करें तो पूर्व विदर्भ में आता है, लेकिन सिर्फ ये प्रत्याशी है। लेकिन उसकी बात अगर नेताओं की करें तो वो भी, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस जो कि नागपुर से आते हैं, बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे वो भी नागपुर से आते हैं। तो ऐसे में ये जो पूर्वी इलाका है विदर्भ का काफी महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर काफी दिग्गज जो है चेहरे महाराष्ट्र की राजनीति उभर कर आए हैं और इसलिए हमने देखा पिछले कई दिनों से स्टार प्रचारक जो है पूरे विदर्भ का दौरा कर रहे थे। फिर चाहे वो हम नागपुर की बात करें, चंद्रपुर की बात करें, गढ़चिरौली है, भंडारा गोंदिया और रामटेक जो कि नागपुर से सटा हुआ इलाका है और एक में जो है रिजर्व सीट है SC/ST के लिए। तो इन सभी 5 ही चुनावी जो स्थल है वहां पर जो है दिग्गजों ने इससे पहले कई दिनों तक जो है सभाएं की हैं। खासतौर पर पार्टीज की बात करें, यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंडिया आघाड़ी है, लेकिन इस वक्त अगर दोनों की ताकत देखें तो दोनों में 3 प्रमुख पक्ष है। मतलब कांग्रेस, NCP और शिवसेना जहां इंडिया आघाड़ी में है, वही दूसरी अगर बात करें तो बीजेपी, NCP अजित पवार और शिवसेना शिंदे की पार्टी जो है वो एनडीए की गठबंधन में। तो ऐसे में दोनों तरफ से मुकाबला इस वक्त अगर देखा जाए तो बराबरी का है, लेकिन ये गढ़ रहा है, कांग्रेस गढ़ रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए पूर्व विदर्भ का पूरी 5 सीटों पर अगर देखा जाए तो इससे पहले कांग्रेस जो है ये 5 सीटें जीतती आती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि ट्रेंड जो है वो बदल चुका, अब ये बीजेपी का गढ़ हो चुका और इसलिए इस बार जो है बीजेपी ने भरसक प्रयास किया है कि ये सीटें उनके पास बरकरार रहे। वही कांग्रेस इसको किस प्रकार से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, इसका भी हमने देखा कि चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो या फिर हम राहुल गांधी की बात करें, चूंकि राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर सभा ली, तो वो भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि फिर से एक बार जो है विदर्भ में कांग्रेस जो है अपने हाथ में ले। जहां तक बात करें कल की तैयारियों की तो निखिल, इस वक्त नागपुर की बात करें तकरीबन 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ नागपुर में, तकरीबन 2400 के आसपास पोलिंग बूथ नागपुर में बनाए गए हैं और इस बार जो है पोलिंग के परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास इस वक्त जो है इलेक्शन ऑफिसर उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक बात है। औसतन अगर नागपुर के हम बात करें तो उसका जो परसेंटेज होता है इलेक्शन का वो नेशनल एवरेज से काफी कम होता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि 2 लाख से भी ज्यादा नए मतदाताओं को जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसे में किस प्रकार से परसेंटेज नागपुर का बढ़े, इस पर ध्यान दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पोलिंग स्टेशन की है, कोई मतदाता अगर पोलिंग स्टेशन में जाता है तो उसका सुखद अनुभव हो, इसके लिए कई सारे इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही है और इस बार देश भर के तमाम हिस्सों में किया जा रहा है और उसमें जो महाराष्ट्र के हिस्से हैं वो अछूते नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर के पास चलेंगे जो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में उत्तराखंड के लिए ये जिसको कहना चाहिए कि पूरा राज्य एक साथ वोटिंग के लिए वहां पर जा रहा है, किस तरह के आप वहां पर ट्रेंड्स देख रहे हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव की तैयारियां, चुनाव आयोग की भी, राजनीतिक दलों की भी? सबसे पहले चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं निखिल, क्योंकि कल चुनाव है और चुनाव में अगर बात करें तो पूरे 83 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और इसमें सबसे खास जो मतदाता रहने वाले हैं, हालांकि सभी खास हैं, लेकिन इसमें भी राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो 1,45,000 का जो नया वोटर है, यानी कि यंग वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वो जिस दिशा में चला जाता है तो वोटिंग परसेंटेज एकदम से उस दिशा में चले जाता है किसी भी पार्टी का। और अगर भाजपा और कांग्रेस का अगर जनाधार देखें तो लगभग सामान्य रहा है, लेकिन भाजपा ने जितने भी चुनाव अभी तक जीते हैं, चाहे वो लोकसभा के 2019 के चुनाव हो या 2022 के चुनाव हो, उसमें हमने देखा है कि भाजपा ने जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है अपने पक्ष में करने में कामयाब रही है और पिछली बार तो 66% के करीब उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। तो ये भी उनके लिए काफ़ी अहम रख जाता है सभी पार्टियों के लिए। जहाँ तक भौगोलिक स्थिति की बात करें उसमें भी जो पार्टियां हैं तमाम, उसका महत्व दिखता है, क्योंकि अगर नीचे के मैदानी इलाकों की बात करें तो बसपा सपा को भी लाभ मिलता रहा है और उनका भी एक अपना जनाधार है। रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस का अपना एक जनाधार रहा है। और अगर हम कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, जौनसार भाबर क्षेत्र की बात करें, तो ये विषम परिस्थितियों वाले इलाके हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर अमूमन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखी जाती है। तो ये भी सियासी समीकरण देखने होंगे जब वोटिंग के दौरान जब लोग जाते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हॉट सीट की, तो हॉट सीट की निखिल जो अल्मोड़ा की सीट है वो चाचा भतीजे के बीच में हमेशा से ये फाइट रही है, अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच में। तो वो एक हॉट सीट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं अजय टमटा, तो उनके बीच में एक हॉट सीट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की, तो वहां पर गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जो मुकाबला है उनका वो है अनिल बलूनी के साथ, तो ये भी एक बड़ी कांटे की टक्कर वहां पर देखी जा रही है। और चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो ये दोनों दो सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें इस वक्त मानी जा रही हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही हैं और
जनता भी पूरी तरह से तैयार है कल के मतदान के लिए। रमा के पास चलेंगे। रमा, जम्मू कश्मीर की एकमात्र सीट, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। क्या जानकारी देंगी, किस तरह से जनता तैयार है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के उत्सव में पहली आहुति देने के लिए? बिल्कुल, हर एक सीट यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस सीट की बात करते हैं, उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ की हॉट सीट इसको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और कांग्रेस ने यहाँ पर चौधरी लाल सिंह को उतारा है, जो कि पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कुल 12 कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं। सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में निखिल माना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर कैबिनेट के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी हैं, वो भी उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ पर लॉन्च किया है, और वो पार्टी भी यहाँ पर ताल ठोक रही है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला बनता है या नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कही जा रही है। मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 370 के बाद ये पहला चुनाव है जो यहाँ पर हो रहा है, पहला बड़ा चुनाव है जो यहाँ पर हो रहा है। इस दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मुद्दों की दृष्टि से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, यहाँ पर जो बंद थ्रेट्स थे, जो थ्रेट कॉल्स थी, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाती थी। लोग चुनाव के लिए बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन अब वो सब नहीं है। अब यहाँ पर विकास बनाम भ्रष्टाचार के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। किस तरह से लोग अपना बेहतर भविष्य देखते हैं, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर को बेहतर बनाया जाए, उस पर यहाँ पर जो है मतदाता बात करते हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है, अपने आप में ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होना चाहिए, क्या होगा, इस बात पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव को कहा जा सकता है। चुनाव आयोग ने यहाँ पर पूरे प्रबंध किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है मुश्किल वाले इलाके भी हैं। यहाँ पर हिल ट्रेन से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जाने में 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। वहां पर भी चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल दुर्गम इलाके हैं रमा, लेकिन हर एक व्यक्ति जो चुनाव आयोग के लिए राजनीतिक दलों की बात कर ही रहे हैं, जो चुनाव आयोग है उसके लिए भी हर एक व्यक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दुर्गम इलाकों तक जो चुनाव आयोग की टीम है, जो मतदान कर्मी है, जो मतदान दल है, वो वहां तक पहुंच रहा है, और एक एक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसको सारी सुविधाएं मिल सके। अब रुक करेंगे ऋषि कुमार का, जो इस वक्त तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेन्नई से। ऋषि, सभी 39 सीटों पर इस दक्षिण के राज्य में चुनाव हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण इस बार दक्षिण का यह राज्य कहा जा रहा है, राजनीतिक घमासान वहां पर भी है। क्या जानकारी देंगे, किस तरह से तैयार है जनता और किस तरह से तैयार है राजनीतिक दल? देखिए, जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो राजनीतिक दलों की पारी अब समाप्त हो चुकी है, उनके हाथ से तीर निकल चुका है। कल शाम 6 बजे जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, उसके बाद अब राजनीतिक दलों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है कि वो इंतजार करें कि जनता किसके पक्ष में वोट कर रही है। लेकिन हाँ, एक और चीज देखने को मिलती है कि डोर टू डोर कैंपेन करने का एक अवसर छोटा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें भी तमाम बंदिशें होती हैं और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है चुनाव आयोग के नियमानुसार। अब बात करें कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ इंतजाम किए, तो निश्चित तौर से पूरे राज्य में अगर एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो आयोग के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि यहाँ पारंपरिक तरीके से शांतिपूर्वक हमेशा यहाँ पर चुनाव हुए हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग ने 39 की सभी सीटों पर या एक ही चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। यानी कि अगर पहले चरण में बात करें तो सबसे अधिक अगर कहीं पर किसी भी राज्य में मतदान होगा, इन सीटों पर होगा, तो वो तमिलनाडु ही है। इसमें करीब 6 करोड़ से अधिक जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो इन जो उम्मीदवार हैं, जो जिनकी हम बात करें, करीब 950 उम्मीदवार हैं पूरे राज्य में, इन सभी सीटों पर उनके भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें हमने देखा, गठबंधन के हिसाब से देखें तो INDIA गठबंधन जो कांग्रेस, लेफ्ट और DMK के साथ है, तो वहीं AIADMK अपने परंपरागत वोटों के सहारे चुनाव लड़ रहा है। तो वही बीजेपी ने नवरत्नों के माध्यम से, 9 छोटे छोटे दलों के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा मोर्चा खोला
और इसमें उसने हर सीट पर अपने आप को फाइट में लाने के लिए हर जी तोड़ कोशिश की। इसके लिए उनके तमाम स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पार्टी के अध्यक्ष, इन सभी लोगों ने यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार किया। और इससे पूरे देश में ये संदेश गया कि बीजेपी तमिलनाडु और दक्षिण में भी बड़ी मशक्कत के साथ और कड़ाई के साथ और मेहनत के साथ चुनाव लड़ रही है। ये जो तमाम यहाँ पर चीजें हुई राजनीति की प्रचार प्रसार के दौरान, अब उसमें जनता की बारी है। और तमाम जो मुद्दे हैं, जिसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, कच्चा तीबू जैसा मुद्दा है, सेंगोल का मुद्दा है, और तमिल और काशी संगमम की जो बात है वो उन्होंने रखी। तो वहीं पर डीएमके और अन्य जो पार्टियां हैं वो विकास के नाम पर या उनकी जो एक बीजेपी के खिलाफ राजनीति है, उसके खिलाफ राजनीति को एक मुद्दा बनाकर जनता के सामने आई। जी, निश्चित तौर पर तो तमिलनाडु भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई लिहाज से कई राजनीतिक समीकरण वहां पर भी सेट हो रहे हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि जो जनता है वो भी तैयार है, जो चुनाव आयोग है वो भी तैयार है, और राजनीतिक दल इस लिहाज से भी तैयार हैं कि वो अपने चुनाव अभिकर्ताओं को जगह जगह पोस्ट करना, उनके लिए बस्ते तैयार कराना, वो उनके लिए भी कम से कम आज की जो शाम है वो भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। अगले दिन की तैयारियों के लिए वोटर्स को घर से निकालना, उसकी रणनीति, तो वो सब भी जुटे हुए हैं सभी चुनाव क्षेत्र में। पहले चरण का चुनाव मतदान बेहद महत्वपूर्ण। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपसे समय समय पर और अपडेट्स लेते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब